मेरी मम्मी के कमरे में कोई भी जाता तो मम्मी को पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाता और रात में मम्मी के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आती। मुझे मम्मी पर शक हुआ और एक दिन मम्मी को नींद की गोलियां खिलाकर अपने कमरे में सुला दिया और मम्मी की चादर लेकर मम्मी के कमरे में सो गई। जब रात हुई तो मेरे जिस्म से मेरी जान निकल गई, जब मुझे 8 बंदों ने मम्मी समझकर। सुबह के 5 बजे थे, लेकिन उसी वक्त मुझे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। भगवान जाने क्या आवाज थी, मगर मेरा ध्यान भटकाने में अहम किरदार अदा कर रही थी। खैर, जैसे तैसे करके मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे का दरवाजा खोल कर देखा। वहां तो कुछ भी नहीं था। फिर बाहर निकली और चारों तरफ नजर घुमाई। अब आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी मैं इधर उधर देखकर महसूस करने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं पलटी तो इस वक्त वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो गई और वो आवाजें मम्मी के कमरे से आ रही थी। मैं बहुत घबरा गई। लगता है मम्मी को फिर से दौरा पड़ रहा है। मैं उनके कमरे की तरफ लपकी, मगर मैंने देखा पापा अचानक से मेरे सामने आ गए। मैं उनको अचानक देखकर बहुत घबरा गई। वो पापा, लगता है मम्मी को दौरा पड़ रहा है, मैंने बौखलाहट से कहा। पापा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, मगर मैं और तुम क्या कर सकते हैं? बस इंतजार ही कर सकते हैं कि कब वो नॉर्मल हो और मैं उसे नाश्ता दे आऊं। पापा की बात पे मैं भी सर झुकाकर खामोश हो गई, क्योंकि मैं भी जानती थी कि मम्मी को ना जाने क्या बीमारी थी कि अक्सर वो अचानक से किसी को देखकर बेकाबू हो जाती है और फिर इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। ऐसे पहले नहीं होता था। अम्मी बिल्कुल ठीक थी, पूरा घर भर संभालती थी, हमें कभी कोई परेशानी देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये सब अचानक से पिछले 5 सालों से हो रहा था, जब से वो नाना की मृत्यु पर गई थी और वहां से वापसी के बाद ही उनको दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन सब यही कहते थे कि शायद उन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनको दौरे पड़ते हैं। और कभी कभार तो वो अचानक से गाली बकना शुरू कर देती। ना जाने कैसी कैसी बातें करती है कि कोई भी बंदा कानों के हाथ लगा लेता है। मेरी मासूम मम्मी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने कई बार उनसे मालूम करने की कोशिश की, मगर सब बेकार। कभी वो बहुत बेचैन हो जाया करती थी और कभी वो बहुत ही खामोश और खामोश नजरों से बस मुझे ही देखा करती थी। उन्हीं दिनों पापा ने मुझे दिल्ली भिजवा दिया और सबसे अच्छी और महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी करवा दिया। शायद वो चाहते थे कि मैं घर के उस अजीब माहौल से दूर रहूं और शायद उनका फैसला भी ठीक था, वरना उस माहौल में रहते हुए मैं भी बिल्कुल पागल हो जाती। पागल शब्द अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, मगर सच तो यही था कि वो दिन ब दिन पागलपन की हद तक पहुंचती जा रही थी। मजबूरन मैं उनको उस हाल में छोड़कर दिल्ली चली आई, लेकिन मेरा दिल वहीं लग रहा था जहां मेरी माँ ना जाने किससे तकलीफ में जूझ रही थी। मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट लिया था ताकि कुछ तो समझ सकूं और अपनी माँ की तकलीफ। मैं छुट्टियों पे आना चाहती थी, पर पापा किसी न किसी तरह मुझे मना कर देते कि कोशिश, तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर आपे से बाहर हो जाएगी और उनकी तबीयत जो बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही है फिर बिगड़ जाएगी। मुझे लगने लगा था कि पापा मुझे बस मम्मी से दूर रखना चाहते हैं और इसके पीछे क्या राज था वो मैं जानना चाहती थी, मगर मुझे ये मौका नहीं मिल रहा था। दिन रात थी लगातार मेहनत और कोशिशों के बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो पापा ने मुझे घर आने की इजाजत दी। अब उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। मैं 4 सालों के बाद मम्मी से मिलने जा रही थी, क्योंकि पापा तो खुद मुझे मिलने आ जाया करते थे। दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा बंगला था जो बस कभी कभार घूमने के लिए खरीदा गया था। मेरे पापा के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनके कंपनीज हर शहर में अपनी ब्रांचेस बना चुकी थी। लेकिन मुझे अब ये बात समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पापा मम्मी को बाहर क्यों नहीं लेकर इलाज कराने के लिए गए, और ये बात मैं उनको कई बार कह चुकी हूँ, मगर वो हमेशा टाल दिया करते थे। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपको उनको बाहर लेकर जाऊंगी। मगर जैसे ही मैंने अपने घर में कदम रखा, मुझे बहुत ही अजीब सी गंध का एहसास होने लगा। मैंने जल्दी से नाक पे टिश्यू पेपर रखा। पापा, ये स्मेल कैसा है? मैंने अचंभे से उनकी तरफ देखा तो वो एक पल के लिए गड़बड़ा गए।
बेटा आप परेशान मत हो, शायद पड़ोसियों ने कुछ स्प्रे करवाया है, मच्छरों के मौसम हो ना, तो इसलिए वो जल्दी से कहते हुए नौकर के बुलाने लगे और बिना वजह नौकर को डांट दिया। ये मैनर्स है तुम लोगों के? अब मुझे कहना पड़ेगा कि सामान रूम में पहुंचा दो। उनकी बात पे नौकर ने जल्दी से मेरा बैग उठाया और ऊपर की तरफ जाने लगा। मैंने देखा पापा अचानक से परेशान दिखाई दे रहे थे। पापा क्या हुआ? लगता है आप मुझे देखकर खुश नहीं है, मैंने उदासी से कहा तो वो हंस दिए। नहीं गुड़िया, ये आपका वहम है, बस मुझे कोई काम याद आ गया था। वो मुझे गले लगाते हुए कहने लगे कि तो मैं भी मुस्कुरा दी। पापा उम्र में मम्मी के काफी बड़े थे। मम्मी अब भी मुश्किल से 35 साल की होंगी, जबकि पापा शायद 70 साल के थे, या शायद उससे भी कुछ ज्यादा। मगर वो काफी एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे तो ज्यादा बूढ़े नहीं लगते थे। कभी कभी मैं सोचा करती थी कि उनकी शादी कैसे हुई थी, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। मम्मी ने एक बार बताया था कि पापा की दूसरी बीवी थी जो उनकी ही उम्र की थी और उनको कैंसर हुआ था और वो इस दुनिया से चली गई। तब पापा ने मम्मी से शादी की, लेकिन वो मुझे एक बात बताना भूल गई, या फिर जानबूझकर मुझसे छुपाया गया था। और वो राज जानकर मेरी दुनिया में एक तूफान मचा था जो थमने के नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे ही मैं 4 साल बाद घर पहुंची, मम्मी ने मुझे देखकर हल्का सा इशारा किया कि वो मुझे पहचानती है और मैं डरते डरते उनके करीब गई और उनको बताया, मम्मी मैं कशिश। मेरा नाम पर वो चौंक गई। कशिश? वो फिर से मुझसे पूछने लगी। मैंने उनका हाथ थामा तो वो रोने लगी और मुझे गले से लगा दिया। मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने मुझे पहचान लिया था और अब वो ठीक हो गई थी, मगर ये मेरे भूल थी। काफी देर तक वो मुझे चूमती रही और पापा की तरफ देखकर कहने लगी, शेखर साहब देखिए कशिश आई है। पापा ने जाने क्यों उनसे नजरें चुरा रहे थे और मुझे इशारा किया कि अपने कमरे में चली जाओ। मैं ना चाहते हुए भी वहां से चली आई। मेरा कमरा बिल्कुल न्यू डेकोरेटेड किया गया था। सारा फर्नीचर नया था, कलर स्कीम, पर्दे, कालीन, सब कुछ नया और कीमती था। मैं एक एक चीज छू छू कर देखती रही, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने जल्दी से शावर लिया और पूजा करने चली गई। मैं दिन रात मम्मी के सेहत के लिए मिन्नती किया करती थी। पूजा करने के बाद मैंने दोबारा नीचे जाने की कोशिश की तो उसी वक्त मेरा फोन बजा। ये तो पापा की फोन है। मैंने जल्दी से रिसीव किया। बेटा अभी तुम नीचे मत आना, अगर आना हो तो अपनी मम्मी के करीब मत जाना, ठीक है? अभी उनको थोड़ा वक्त लगेगा तुम्हें अच्छे से पहचानने में। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि पापा ने कॉल काट दी। अब क्या बात हुई? मैं अपने ही घर में कैद रहूंगी? मैंने झलका कर सोचा। खैर इसी तरह 2 दिन गुजर गए। मम्मी में कम सामना हुआ था क्योंकि पापा का ऑर्डर था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मम्मी से खुल के बात करूंगी, क्योंकि मैं भी तो साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे सब पता था कि मरीज से किस तरह से बर्ताव किया जाता है और इसलिए मैंने सोच लिया था कि पापा की गैर मौजूदगी में उनसे मिला करूंगी। मगर यहाँ के नौकर पापा के जासूस थे। वो मुझे जाने ही ना दिया करते थे। बेबी जी साहब ने मना किया है, आपको ना जाने दिया जाए। वो सामने खड़े हो जाते थे और मैं दिल महसूस कर रह जाती। और आज भी जब मैं उनको रूम में जाने लगी तो पापा ने रोक लिया। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिल ही गया जब पापा किसी फॉरेन मीटिंग के सिलसिले में देश से बाहर गए हुए थे और उन्होंने नौकरों से कह दिया था कि मुझे मम्मी के रूप में जाने की इजाजत नहीं है। मगर मैंने भी मौका पाकर मम्मी के नींद की गोलियां खिला दी और उनको जल्दी से अपने कमरे में सुला दिया और खुद उनके कमरे में सो गई। मैं देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है। मम्मी सुबह 5 बजे तकलीफ फदे आवाज निकालती रही। मुझे खौफ भी बहुत हो रहा था, दिल घबरा रहा था। मम्मी की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी क्योंकि उनको मैंने जो मेडिसिन दी थी वो उसी बीमारी में दी जाती थी और वो सुकून में थी। मगर मैं समझ गई थी कि कोई तो राज था उस कमरे में जो मुझे वहां जाने से मना किया जाता था। और इन्हीं ख्यालों में जाने मुझे कब नींद आ गई और सुबह 5 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रखा हो। मैंने अचानक हड़बड़ा कर उठना चाहा, मगर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा क्योंकि मुझे 7-8 हट्टे कट्टे आदमियों ने जोर से पकड़ा रखा था। मैंने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर वहां तो एक बंदा खड़ा ऊंची आवाज में कुछ पढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही मुझे ऐसे पकड़े हुए थे जैसे मैं यहाँ से उड़कर निकल जाऊंगी। मैं कुछ ना कर पा रही थी। कमरे में अंधेरा था, हल्की सी रोशनी उन मोमबत्तियों से आ रही थी जो उस आदमी ने
जला रखी थी, जो उनका सरदार था। मैंने बहुत आवाज निकालने की कोशिश की, मगर मेरे मुंह पर जोर से हाथ रखा हुआ था एक जालिम शख्स ने। अचानक वो मेरी तरफ देखकर चौंका और आहिस्ता से मेरे मुंह से हाथ हटा दिया और बोला, सरकार, ये तो कोई और है। उसकी बात पर सरदार ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और मेरी तरफ कहर बरसाती नजरों से देखने लगा। मैं निढाल हो गई थी। मुश्किलों से मैंने अपना मुंह खोला। कौन हो तुम लोग? मैंने डर के मारे अटक अटक कर पूछा। सरदार ने इशारा किया और सारे आदमियों ने मुझे छोड़ दिया। मैं उठकर बैठ गई। कौन हो तुम लड़की, और क्यों तुमने हमारी कई हफ्तों का मेहनत बर्बाद कर दी? वो सरदार अपनी भारी आवाज में बोला और लाल अंगार आंखों से मुझे देखा जा रहा था। कैसी मेहनत? मैंने हैरत से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि वो कई हफ्तों से मम्मी का रूहानी इलाज कर रहे थे और आज तो उनको इलाज भी पूरी होने वाली थी। कैसा इलाज? मैंने हैरत से पूछा तो वो बोला, जानकी को एक दैत्य ने अपने बस में रखा है, जिसमें छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और जब भी हम इसका इलाज करते हैं तो वो दैत्य उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमने उन पहलवानों को रखा हुआ है जो उसे अपनी ताकत से रोकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं चीख उठी। व्हाट नॉनसेंस! निकल जाओ मेरे घर से अभी, वरना मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। जालिम इंसान, तुमने इतनी तकलीफ दी मेरी माँ को सिर्फ अपना सिक्का जमाने और पैसे की खातिर। मुझ पे जैसे जुनून सवार हो चुका था और मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज पर सारे नौकर इकट्ठा हो गए। बेबी जी, आप यहाँ? वो सब हैरत में थे। निकालो इनको यहाँ से, वरना अभी तुम सबको पुलिस के हवाले करती हूँ। मैंने जल्दी से फोन उठाया और उनको धमकाया। नौकरों के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने जल्दी से उस बाबा और उसके आदमियों को जाने को कहा और वो लोग फिर वहां से चले गए। अब नौकरों के बारी थी। मैंने उनको इतना डरवा दिया पुलिस को कि वो सब कुछ तरह सीधे हो गए और सब कुछ बताया कि कैसे पापा ने उन बाबा को रखा था मम्मी का इलाज करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने वेल एजुकेटेड इंसान को कैसे ये सब ठीक लगा। मुझे रह रहकर उस बाबा और पापा पर गुस्सा आ रहा था। अब तो मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था और अम्मी तो रोज ये सब बर्दाश्त करती थी। मैंने नौकरों को वार्निंग दी और अगर उन्होंने पापा को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगी और फिर सड़ते रहना वहां जिंदगी भर। मैंने गुस्से से कहा तो मेरी धमकी कारगर लगी। वो सब वहां से चुपचाप चले गए। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई और देखा मम्मी गहरी नींद सो रही थी। उनके चेहरे पर बहुत सुकून था। ना जाने कितनी रातों के बाद आज वो आराम से सो रही थी। मैंने मम्मी का कमरा फिर से देखा, एक एक चीज छान मारी ताकि कुछ तो मालूम हो, और फिर उनका स्टोर रूम में मुझे एक डायरी नजर आई जो काफी पुरानी लग रही थी, जिस पे धूल जम चुका थी। मैंने बेचैनी से मजबूर होकर वो डायरी उठाई और उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। मुझे मालूम था किसी की डायरी पढ़ना गलत बात है, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी माँ का ये हाल हुआ है। और हो सकता है कि इस डायरी में सब कुछ पता चल जाए, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जो राज मालूम होगा वो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान ले आएगा। ये मेरी अम्मी की डायरी थी, जिन्होंने अपनी जवानी के दिनों की दास्तान लिखी हुई थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम जानकी है। मैंने जब से आंखें खोली थी तब से मैंने सिर्फ और सिर्फ उर्मिला को अपने साये की तरह अपने करीब देखा। वो मेरी कजिन बहन थी, मगर मुझे लगता था वो मेरी सगी बहन थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से जा चुके थे और तब से मौसी और मौसा जी ने ही मेरा परवरिश किया था। हम लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे और सीधे साधे लोग थे, जबकि उर्मिला हम सबसे अलग थी। उसकी सोच बहुत अमीरों वाली थी। कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाया करती थी कि वो इतना आजाद ख्याल कैसे हो गई थी। हम साथ साथ पढ़ते रहते थे। वो सिर्फ 1 साल मुझसे बड़ी थी। उर्मिला हमेशा मुझे ये बताया करती थी, जब भी कोई मौका हाथ में आए तो उसे जाने मत देना, क्योंकि ये दुनिया बड़े जालिम है। जानकी, तुम अगर किसी के लिए अपनी मंजिल से हट जाओगी तो किसी को नजर नहीं आएगा कि तुमने उसके लिए कुर्बानी दी थी। उसकी बातें मेरे सर के गुजर जाया करती थी, लेकिन सच पूछो तो मैं उसकी फैन थी। वो बहुत हसीन और फैशनेबल थी, जबकि मैं उसके सूरत में बहुत कम थी।
जाने क्या कमी थी मुझ में कि सब लोग उसे हमेशा स्मार्ट समझते और मेरी तरफ देखना भी नहीं थे। हालांकि मौसा और मौसी जी ने मुझसे और उर्मिला में कभी कोई फर्क नहीं किया और उन्होंने कभी मेरे पेरेंट्स ना होने का एहसास नहीं होने दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उर्मिला कॉलेज में आकर ये सब करेगी। उसकी ध्यान पढ़ाई से कम और लड़कों में ज्यादा होती थी और खास करके उनकी दौलत पर आशिकों की एक फौज थी उसके पीछे। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और शायद था भी। मैं हमेशा सोचती थी कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, क्योंकि कोई मेरी तरफ नहीं देखता, सब उसी को सराहते हैं। वो बहुत हंसमुख भी थी। फिर एक दिन उसने बताया कि उसे जॉब करनी है। जब उसकी बात पर मौसा मौसी बहुत गुस्से में आ गए थे। भला लड़की होकर तुम जॉब करती फिरोगी? मौसी ने खूब बातें सुनाई मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने भी बहुत समझाने की कोशिश की मगर उसने कहा, जानकी कितनी बार तुम्हें समझाया है, इस तरह अपना हक जाने मत दो। देखो पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों की ख्वाहिशें पूरी कर सके, इसलिए हमें खुद कुछ करना होगा। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। फिर उसने भूख हड़ताल कर दी और आखिरकार मौसा जी ने इजाजत दे ही दी। आखिरकार वो एक इकलौती औलाद थी उनकी। और फिर वो जहां भी जाती इंटरव्यू के लिए मुझे भी साथ ले जाती ताकि हम दोनों में से किसी की तो जॉब मिल जाए। मैं ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाया करती थी। फिर एक दिन वो एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे ले गई। उर्मिला, यहाँ तो हमें नहीं मिलने वाली जॉब, मैंने उसके कान में कहा तो वो हंस दी। इतनी जल्दी हार मान ली? और मुझे कहा, देखना हम में से एक की जरूर मिलेगी ये जॉब। और उसकी बात सच निकली। सबसे पहले मेरा नाम पुकारा गया और जब मैं अंदर गई तो वहां एक 40 साल का मर्द बैठा हुआ था और उसने कुछ सवाल किए और इंतजार करने को कहा। फिर उर्मिला अंदर गई और कुछ देर बाद उर्मिला को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इतनी अच्छी जॉब मिल गई थी उसे। फिर वो दिन भर ऑफिस में होती। मौसी काफी खफा रहती थी उससे, लेकिन उसने समझाया कि जॉब है तो वक्त लगेगा। लेकिन एक दिन उसने मुझे जो बताया वो होश उड़ाने के काफी थे। उसने बताया कि उसके बॉस की बीवी को मरे हुए कई साल हो गए हैं। मैंने पूछा कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तब वो बोली, पगली, खुशी की बात ये है कि मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। बॉस मुझे पसंद करते हैं और मैंने भी हाँ कर दी है। उसकी बात सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। उसकी तो रिश्ते की बात भी तय हो चुकी थी कजन से, लेकिन इस बार भी उसने भूख हड़ताल कर दी और मौसा जी बेचारे अपना सर पीटते रह गए कि वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि उनकी बेटी ने बाप की उम्र के आदमी से शादी कर ली थी। मगर उर्मिला की एक ही रट थी कि वो सिसक कर नहीं रह सकती थी अपने उस 20,000 कमाने वाले कजिन के साथ। और भी बहुत सी बातें थी उसमें। और फिर आखिरकार मौसा जी ने उसकी शादी करवा दी, मगर इस शर्त पर कि वो आइंदा उनको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। उर्मिला जा चुकी थी और वो बहुत खुश थी। देशों विदेशों से अपनी अमीर पति के साथ घूमा करती थी। एक दिन उसने मुझे अपना बंगला दिखाया जो कि मेरी सोच से भी बढ़कर था। उसका कहना था कि ये फर्नीचर उसकी सौतन ने पसंद किया था जिसे वो निकालने का सोच रही थी और मैं बस हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। उसी दिन उसने मुझे कहा कि जो जॉब मैं कर रही थी अब वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगी अपने पति से कहकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की उनकी सेक्रेटरी बने। मर्दों का क्या भरोसा। वो हंसने लगी और इसी तरह से उसके पति की सेक्रेटरी बन गई। 1 साल बाद उर्मिला अचानक कहीं चली गई। उसका कुछ अता पता नहीं था। उसका पति उसके लिए बहुत परेशान था, ना जाने क्या बात थी। वो हमेशा मुझसे पूछता कि उर्मिला की कोई कॉल आई और मैं शर्मिंदगी से नजर झुका लेती जैसे मैं ही उनकी कसूरवार हूँ। हो सकता था कि उनके बीच कुछ अनबन हुई थी। और एक दिन मैं हैरत में पड़ गई जब मेरे बॉस ने कहा, काश मैंने उर्मिला की जगह आपको चुना होता। अपना जीवन साथी बनाने के लिए मुझे आप जैसी लड़की की जरूरत थी, बल्कि उर्मिला को सिर्फ मेरी दौलत से मतलब था। उनकी बात सुनकर मैं जल्दी से वहां से उठ गई। उनकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। फिर कुछ दिन बाद उर्मिला वापस आ गई। उस दिन वो लाल रंग की साड़ी पहन कर आई थी। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन वो कुछ उदास थी। उसने बताया कि उसका पति उससे तलाक दे रहा है। उसने मुझे एक खत दिया कि उसने पति के लिए था, जिससे ये लिखा था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और इसलिए मैं अपनी जान ले रही हूँ।
प्लीज मुझे माफ कर दे। ये देखकर मैं परेशान हो गई। तब उसने कहा कि ये सिर्फ उनके दिल में पुरानी मोहब्बत जगाने के लिए है। बस तुम उनके ऑफिस आते ही मुझे कॉल करोगी और मैं नींद की गोलियां खा लूंगी और तुम उनको ये खत दोगी कि उर्मिला ने कहा कि ये खत आपको शाम में दूं, मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो मैंने अभी आपको दे दिया। देखना यूं दौड़े चले आएंगे, वो बोली। मगर उर्मिला, अगर वो नहीं आए तो? मैंने घबरा कर पूछा। तो तुम 10 मिनट के बाद एम्बुलेंस को कॉल कर लेना, ठीक है? आप घबराओ मत, देखो मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाता। अगर उसने मुझे डाइवोर्स दी तो मैं कहीं नहीं रहूंगी। मैंने मजबूरन उसे वादा किया, मगर मैं सारी रात सो नहीं पाई। प्लान के मुताबिक मैंने उसे फोन कर दिया और उसने गोलियां भी खा ली, मगर मैंने वो खत फाड़ कर फेंक दिया। मुझे एक मौका मिल रहा था, मैं क्यों हाथ से जाने देती? और इस तरह उर्मिला इस दुनिया से चली गई और मेरा रास्ता साफ हो गया। मैं मिसेस शेखर बनकर राज करने लगी। उसके आगे के पन्ने फटे हुए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ एक कत्ले की जिम्मेदार थी। मैं बिल्कुल संभल नहीं पा रही थी और दूसरे दिन ही पापा वापस आ गए। मैंने सोचे समझे बिना उनको सब बता दिया। तब वो काफी देर तक सर झुकाकर बैठे रहे। फिर जब सर उठाए तो वो रो रहे थे। कशिश ये सच है कि जानकी ने मुझे वो खत नहीं दिया था, और अगर वो दे भी देती तो शायद मैं उसे बचाने नहीं जाता, क्योंकि उसने मेरे साथ बेवफाई की थी। वो दिल की अच्छी होगी मगर किरदार की हल्की थी, जबकि तुम्हारी माँ मजबूत किरदार की मालिक थी। मगर उससे ये पाप हो गया कि उसने अपनी बहन जैसी कजन की मरता हुआ छोड़ा, सिर्फ दौलत के खातिर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जब वो अपनी मौसा जी यानी तुम्हारे नाना की मृत्यु पर गई, तो उसे बाहर हर जगह उर्मिला की तस्वीर दिखाई दी और वो उसी के कमरे में रहा करती थी। उसका कहना है कि उसे उर्मिला दिखाई देती है लाल रंग के कपड़ों में। उसके दिमाग में अचानक से वो सब कुछ चलने लगा जो उर्मिला के मौत के वक्त हुआ था, और उर्मिला की डायरी भी उसके हाथ लगी, जिसमें उसने बड़ी मोहब्बत से जानकी और जिक्र किया था। उसने लिखा था कि दुनिया में बस जानकी ही भरोसे के काबिल थी, वरना उसे अपने माँ बाप पर भी भरोसा ना था कि वो बुरे वक्त में उसका साथ देंगे। और उसकी अलमारी में हर जगह उन दोनों के साथ ली गई तस्वीर रखी हुई थी। इस तरह जब उसे पता चला कि उसने उर्मिला की मोहब्बत, उसके भरोसे की किस तरह खत्म किया, और यही बात उसके दिमाग में छप गई। अब उसे हर जगह उर्मिला दिखाई देती है। मैं कैसे उसे किसी डॉक्टर को दिखाता? अगर वो कुछ पूछेंगे तो वही बात उसको बता देंगे। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उसे जेल जाना पड़े। उसने बहुत बुरा किया, मगर अब वो सजा भुगत रही है। मुझे किसी ने कहा है कि एक बाबा है, वो सब दिमागी बीमारी का रूहाना इलाज करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पापा को देखकर मुझे रोना भी आ रहा था। मम्मी को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। ये धन दौलत उन्हें कभी सुकून नहीं दे पाया था, और अब तो वो अपने होश से भी बेगानी हो चुकी थी। मगर वो मेरी माँ थी। मैंने फैसला किया था कि उनको इस सदमे से निकलने में उनकी मदद करूंगी, ताकि वो भगवान से माफी मांग ले। सच कहते हैं लालच बुरी बला है, और ये अच्छे खासे इंसान को बुरा बना देती है। धन्यवाद दोस्तों।